एक हेडिंग, एक डेफिनेशन, एक डेरिवेशन। कल उसी का प्रैक्टिकल और चैप्टर खत्म। सुने, वेब ऑप्टिक्स का सबसे खूबसूरत चैप्टर है। हाँ, क्या हुआ? हाँ बिल्कुल चल रही है, काहे नहीं चलेगी? क्लास क्यों नहीं चलेगी? एक हेडिंग, एक डेफिनेशन, एक डेरिवेशन और टॉपिक खत्म। आज का टॉपिक का नाम है, वो हाइगन प्रिंसिपल पूरा हो गया था, उसके रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन ठीक से तैयार कर लिया है। इसमें ध्यान रखिएगा, वेब ऑप्टिक्स फ्री के मार्क्स हैं, 7 नंबर मिलते हैं। डेरिवेशन तैयार करिए, न्यूमेरिकल के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, और जो आएगा वो बिना मतलब का होगा, n बराबर c/b लिखा होगा, को भेजा नहीं लगाना है। तो अब व्यतिकरण जैसा खूबसूरत चैप्टर शुरू हो रहा है, इसमें हाँ मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ न्यूमेरिकल है, ठीक है। और कल पोलराइजेशन और इसका बचा हुआ पार्ट का एक सुंदर सा वीडियो हमारे पास मौजूद है, मैं शेयर कर दूंगा। खेल खत्म चैप्टर। आज आधा डेफिनेशन और डेरिवेशन। मैं डेफिनेशन सुना रहा हूँ, डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। अंग्रेजी में सुनेंगे कि हिंदी में सुनेंगे? हिंदी में। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें एक माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम। जहाँ पर तरंग की तीव्रता अधिकतम वहाँ संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ तरंग की तीव्रता न्यूनतम वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। इतना स्टेटमेंट आपको अभी याद करना होगा। इसी स्टेटमेंट का एक एक लाइन, जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, एक एक शब्द डेराइव होगा, और डेरिवेशन के बाद अगली क्लास में इसी का एक प्रैक्टिकल होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर से सुने, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, प्रकाश तरंगें कह सकते हैं क्योंकि लाइट पड़ रहे हैं आप, जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें एक माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उनके कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता, जहाँ पर तरंग की तीव्रता अधिकतम वहाँ संपोषी व्यतिकरण, और जहाँ पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। When two same frequency wave travel in a medium, due to their superposition at some place intensity is maximum, another some place intensity is minimum. The place where intensity is maximum is called constructive interference, and the place where intensity is minimum is called destructive interference. That's a great definition. इसी डेफिनेशन को शब्द बाय शब्द, एक एक शब्द आपको मैं डेराइव करके दे रहा हूँ। इसी जगह से आज की लेक्चर खत्म हो जाएगी। आपने कहा व्हेन टू सेम फ्रीक्वेंसी वेव, जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, तो पहली वाली वेव हमारी y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी हो गई, तो दूसरी वाली वेव y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा सेम रहेगा, आवृत्ति सेम रहेगी ना। और एक इसमें एक ज़रूरी शर्त होती है कि दोनों वेव के बीच में जो ये फेज डिफरेंस है कला, ये कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। एक नंबर में बहुत जगह एक शब्द आता है कला संबद्ध स्रोत, इस जगह रोक करके एक हेडिंग डालिएगा इस डेरिवेशन को ख़त्म करने के बाद, कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध, जब दो तरंगों के बीच में कलांतर समान रहता है, कलांतर, तो इस तरह के स्रोत को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इंटरफेरेंस की एक और ज़रूरी शर्त है, एक ज़रूरी शर्त है दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और दूसरा शर्त है दोनों के बीच में फेज जो है वो कांस्टेंट लगातार बना रहना चाहिए। और फेज को कांस्टेंट होना, देखो इनका अंतर हमेशा फाई रहेगा, और फेज कांस्टेंट डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट बने रहना ही कला संबद्ध स्रोत है। इस चैप्टर में आएगा व्हाट इज द कोहेरेंट सोर्स, कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं, क्या बताएंगे आप। तो जब दो तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं और चलते हुए उनका कलांतर समान रहता है, कलांतर, तो इस तरह की तरंगों को, इस तरह के स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। तो एक और दो शर्तें हैं इंटरफेरेंस के लिए, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और दोनों के बीच में लगातार कलांतर समान रहना चाहिए। तो आपने कहा व्हेन टू सेम फ्रीक्वेंसी वेव, व्हेन टू ट्रैवल इन ए मीडियम, ट्रैवल इन ए, तो देखो देन ड्यू टू दियर सुपरपोजिशन, ड्यू टू दियर, क्लास 11th में हमने
अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। क्लास 11th में अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब वेब ऑप्टिक्स वेब साउंड पढ़ा रहा था तो ये बार बार आया था। और अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? जब दो या दो से अधिक तरंगें एक माध्यम में चलती हैं तो उनका परिणामी विस्थापन उनके अलग अलग विस्थापन के योग के, प्रगामी तरंगों के केस में, अप्रगामी तरंगों के केस में, बीट्स के केस में, हर जगह अध्यारोपण तो आया था। बीट्स पढ़ाया था आपको, अप्रगामी तरंगें पढ़ाई थी। अप्रगामी तरंगों में बात नहीं आई थी, जब दो समान तरंगें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से उनके एक तीसरी तरंग का जन्म होता है जो माध्यम में स्थिर प्रतीत होती है, अप्रगामी तरंग कहलाती है। अध्यारोपण तो पूरी साउंड में हर जगह आया और ये वहीं से आया है। डेफिनेशन पढ़ें वेब ऑप्टिक्स की। जब दो समान आवृत्ति की तरंगें, जब दो एक माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, तो उनके कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम, कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम। जहाँ तरंग की तीव्रता अधिकतम वहाँ संपोषी व्यतिकरण, जहाँ न्यूनतम वहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है। सुनिएगा, शुरू करें। अब आपको इस गणित को ही फॉलो करना है। गणित करते करते ये कहानी अपने आप सज जाएगी। A1 साइन ओमेगा टी, A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यही तो है अध्यारोपण का सिद्धांत। लग जाइए इसकी गणित को हल करने में, लगा दीजिए आर से पार तक का मामला, हो जाएगा पूरा सीन। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, साइन ए कास बी प्लस कास ए। आप देखिए इन दोनों को एक साथ, इसमें कुछ कॉमन है। कौन कॉमन है? क्या बचेगा? कास ओमेगा टी कॉमन करता हूँ, क्या बचेगा? A2 साइन फाइव। ये चल रहा है सब किसके बराबर? y के बराबर। अब कह देंगे लेट, यानी माना r कास थीटा इज इक्वल टू A1 प्लस A2 कास फाइव और r साइन थीटा इज इक्वल टू A2 साइन फाइव, राइट। आप इन दोनों डेटा को यहाँ बैठा दीजिए तो आपकी समीकरण आ जाएगी y बराबर y। इनको अगर यहाँ और यहाँ बैठाओगे तो r दोनों में कॉमन आ जाएगा। देखो देखो, यहाँ बैठे और ये यहाँ बैठे तो r कॉमन है, तो साइन ए कास थीटा और प्लस कास ए यानी कास ओमेगा टी साइन थीटा, तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन ए प्लस बी का। थोड़ा तूफानी कर देते हैं इसको, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। कोनो दिक्कत नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, या इनको आप मान चुके हो ना, तो इसको 3, इसको 4, इसको 5। ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये सिर्फ जैसे राज्य में राज्यपाल और देश में वो राष्ट्रपति, बस वही सही है तो, लेकिन नहीं है। समझ रहे? जैसे राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति, बस ये वैसे ही है। असली काम तो नेताओं, हाँ, प्रधानमंत्री और हाँ, असली काम तो इनका होगा दोस्त। समीकरण 2 और 3 को वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को वर्ग करके जोड़ने पर मैं अध्यारोपण का सिद्धांत यहाँ से हटा देता हूँ। समीकरण 2 और 3 को वर्ग करे, 3 और 4 को वर्ग करके, नहीं 3 4 थे भाई, अबे 1 2 तो वो हो चुके, तो 3 4 ये है ना, 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ने पर, जरा वर्ग करके जोड़ो। बाईं साइड में क्या आ जाएगा? क्या है? आर स्क्वायर का स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बचेगा, का स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू
A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, A2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई, A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। सही है, पक्का है। और यहाँ से और पिक्चर को आगे बढ़ाएं तो इन दोनों में A2 स्क्वायर कॉमन कर लें, क्या मिलने वाला है? ब्रैकेट के अंदर का आइटम एक, A1 स्क्वायर 2A1 A2 कास फाई। कहीं हमने पढ़ा था किसी भी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, क्लास 11th में। किसी तरंग की तीव्रता उसके आयाम के वर्ग के, तो अगर इन सबको तीव्रता में बदला जाए तो ये I1 बन जाएगी, बोलो, ये I2 बन जाएगी, वर्ग हट जाएगा ना क्योंकि तीव्रता स्क्वायर प्रोपोर्शन में होती है। ये 2 रूट I1 बन जाएगा, 2 रूट ये कॉस फाई बन जाएगा, और ये परिणामी तीव्रता I बन जाएगी, परिणामी तीव्रता। अब तुमको पता है इस परिणामी तीव्रता I के सारी निर्भरता कॉस फाई के ऊपर है। ये मैक्सिमा भी हो सकती है, ये मिनिमा भी हो सकती है, डिपेंड करता है कॉस फाई का हाल क्या है, क्योंकि कॉस थीटा का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है। वेन कह देंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लो अंग्रेजी लिख गई, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण के लिए, किसके लिए? संपोषी व्यतिकरण के लिए कॉस फाई का मान +1 होना चाहिए, कॉस फाई का मान। और कॉस में +1 मान जो होता है वो 0 का होता है, 360 का होता है, 720 का होता है। यानी कॉस में जो +1 होता है वो यही होता है, चाहे 0 कह लो, चाहे एक चक्कर घूम के 2 पाई कह लो, और चाहे 2 चक्कर घूम के 4 पाई कह लो। तो इसका जनरल इक्वेशन, इसीलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है 11th में, कॉस के केस में 2m पाई प्लस माइनस अल्फ़ा त्रिकोणमितीय समीकरण में। तो इसका जनरल इक्वेशन लिखा जाता है फाई बराबर 2m पाई, फाई बराबर, जहाँ पर m की वैल्यू 0 ले लो तो यहाँ मिलोगे, 1 ले लो तो भी यहीं मिलोगे, 2 पाई हो जाएगा ना, 2 ले लो तो 4 पाई हो जाएगा, 3 ले लो तो 6 पाई हो जाएगा, 4 ले लो तो 8 पाई हो जाएगा। लेकिन क्या इधर छोड़ के जा सकते हैं आप? तो रहेंगे यहाँ तो मिलेगा +1। तो उस सूरत में अगर कॉस फाई की वैल्यू +1 हो जाए तो आई नहीं कहलाएगा मित्र, आई मैक्स कहलाएगा। अगर आप सब अपनी अच्छी राय दें, √I1 + √I2 का सुनो, जो लोग जितना ज़्यादा ध्यान इसके डेरिवेशन पर देंगे उतना ही ज़्यादा करीब होंगे 5 एग्जाम्पल और 7 सवाल एक्सरसाइज के, वो आज हो जाने चाहिए। डेरिवेशन देखिए, क्वेश्चन खुद से जाइएगा, एग्जाम्पल छूने उस सब लग जाएगा, कोई सवाल फंस के नहीं आएगा, 10-12 लग जाएगा। इसी से आप सुनो, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगा दूँ, यहाँ लिखूँ, आ रहा है ना, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण के लिए। हाँ, तुमको सबको पता है कॉस फाई के ऊपर ही तीव्रता का मैक्सिमा और मिनिमा टिका हुआ है। कॉस फाई का सबसे बड़ा मान +1 था तो यहाँ प्लस बन गया, और कॉस फाई का सबसे छोटा मान वेन कॉस फाई = -1। तो -1 कहाँ मिलता है कॉस फाई? यहाँ पर। तो उस सिचुएशन में फाई की जनरल वैल्यू को 2m-1 पाई। अब देखो m को 0 करो, 0 करने से -पाई, ए भैया -पाई का जगहिया बदल दे, यहाँ पहुँचे है तो यही ना। m को 1 करो, पाई वही 1 पाई माने यहाँ 2 करो 3 पाई, 3 पाई मतलब 2 पाई घूम के फिर यहीं आई। m को 3 करो 5 पाई, 5 पाई का क्या मतलब है? 2 पाई, 4 पाई और 5वां पाई यहाँ आके आई। मतलब कुल मिला के ये जनरल सॉल्यूशन बताता है कि m की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखते रहो, आओगे बेटा यहीं। नहीं समझे?
नहीं समझे? समझ गए तो आई अब आई नहीं रह गया, आई मिनिमा हो गया। आई मिनिमा हो गया तो √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का। उम्मीद करता हूँ ये सुंदर सा डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। जो डेफिनेशन का एक एक शब्द बोला है मैं फिर से सुनाता हूँ। हमने कहा जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से, ये जो कहानी है अध्यारोपण से, कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम और कहीं कहीं पर तरंग की तीव्रता, जहाँ पर तरंग की तीव्रता अधिकतम और जहाँ तरंग की तीव्रता न्यूनतम व्यतिकरण होता है। यही तो बोला गया। When two same frequency wave travel in a medium due to their superposition, at some place intensity is maximum, another some place intensity is minimum. The place where intensity is maximum is called constructive interference and the place where intensity is minimum is called। पूरा दिन दोस्त गुजर जाता है, आप ये डेरिवेशन अपनी किताब से लेके बैठ जाएं, समझ ही नहीं पाएंगे हो क्या रहा है। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? गणित और विज्ञान का मेल है। और डेफिनेशन हो गई क्लियर, डेरिवेशन हो गया क्लियर। अब कल इसी का प्रैक्टिकल होगा। एक यूनिक सा चैप्टर है, पहले डेफिनेशन का एक एक शब्द गणित में ड्राइव है कि नहीं? जो तुमने मुंह से बोला है वो शब्द शब्द गणित में ड्राइव है। और अगर ये दोनों बातें समझ नहीं आई हैं तो कल प्रैक्टिकल के लिए तैयार रहिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। यंग का द्विक्ष प्रयोग, इसी कहानी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और चैप्टर खत्म। इसके बाद एक पोलराइजेशन है और डिफ्रैक्शन है, वो वीडियो में दे दूंगा। तो कल परसों तक इसका कहानी खत्म हो जाए। चैप्टर में न्यूमेरिकल बहुत है, ध्यान रखिएगा। इसमें 50 से ज़्यादा न्यूमेरिकल हैं, आप देख लीजिए एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला करके। ये कमज़ोर चैप्टर नहीं है, फिर से 50+ अर्धशतक तो लग ही जाएगा। हो गया 50 की नहीं? बस अंदाज़ा मेरा गलत नहीं होता है, अर्धशतक तो लग ही जाएगा। पूरा सीन क्लियर हो गया कि नहीं भैया? चलो।